हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, है ना? आज हम लोग, आपने देखा होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया है 3 चैप्टर का। इससे पहले हमने आव्यूह पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। और उससे पहले संबंध और फलन हम लोगों ने पढ़ा, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। अब अगर आपने आव्यूह पढ़ा है तो आव्यूह पर ही ये 100% बेस्ड है। बस दोनों में अंतर इतना है कि आव्यूह में आप आव्यूह को एक बिग ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यहाँ एक मॉड के साथ या डिटरमिनेंट के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक सीधी सीधी लाइन के साथ में। ठीक है ना? तो इसमें एक युगपत समीकरण होता है, उस समीकरण पर हम डिस्कशन करते हैं, और उसी युगपत समीकरण को उस टाइप में एक नए सिस्टम में रिप्रेजेंट करना ही सारणिक कहलाता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। किसी एक घातीय युगपत समीकरण पर विचार कीजिए। मतलब एक घात हो, जैसे देख लीजिए 2 युगपत समीकरण लिखा हुआ है। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ठीक? अगर आप इसको लिखना चाहें, जब इक्वल 0 है तो इधर लेके जाएंगे तो a1x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b1y, और इधर a2x इक्वल टू माइनस b2y। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक? जब 1 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा a1x अपान a2y, a1x अपान a2x इक्वल टू माइनस b1x y अपान माइनस b2y। जब इसको डिवाइड करेंगे तो x x कट जाएगा, यहाँ से y y कट जाएगा, साथ में माइनस माइनस, तो आ जाएगा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा a1 a2 इक्वल टू b1 b2, राइट? अगर आप इधर से इधर ले आते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। इस व्यंजक को, जो ये व्यंजक है, जो ये एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इस एक्सप्रेशन को इस टर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ ब्रैकेट नहीं, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ ब्रैकेट नहीं, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस रूप में जो व्यक्त करने का सिस्टम है वही क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। ठीक? यानी कि अगर मैं थोड़ी देर बाद आपसे और भी बात करूं आगे बढ़कर, तो सारणिक a1 b1 a2 b2 में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है भाई। एक पंक्ति, 2 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ। ठीक है ना? तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग कि 2 x 2 का ये वो है, डिटर्मिनेंट है, या आव्यूह, सॉरी, सारणिक है। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए कि 3 होता, सपोज जैसे वहां आपने देखा था 2 अचर के लिए था, यहाँ 3 अचर ले लें। अगर हम x y z ले लें, मान लीजिए हम क्या ले लें, x y z ले लें, तो x y z अगर हम लेते हैं तो युगपत समीकरण a1x इक्वल टू, सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। दूसरा ले लीजिए a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और तीसरा, और इन दोनों को ही एक मानिए, ये तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको मान लीजिए, आगे बढ़िए, है ना? अब जहां एक चीज और ध्यान रखिए कि x y z 0 नहीं हो सकता। x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, z नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्या था, ऊपर वाले समीकरण में 2 था, x1 या सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ x y z तीनों है, तो इसलिए तीनों नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक? अब आगे बढ़िए, x y तथा z का विलोपन करना है हमको, तो इसको हम इस टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x अपान b2c3। अब कैसे आएगा अभी हम बताते हैं। x अपान b2c3 माइनस b3c2 इक्वल टू y अपान a2c3 माइनस a3c2 इक्वल टू z अपान a2b3 माइनस a3b2। अभी हम बताते हैं ये कैसे आएगा। ठीक है ना? आपको मैं बता दूं, चलिए, अच्छा ही, जैसे आपने ऊपर वाला जो सारणिक 2x2 का a1 b1 a2 b2 लिखा है, अगर आपने इन तीनों समीकरण को देखिए तो आप नहीं लिख सकते a1 b1 c1, नीचे a2 b2 c2, नीचे a3 b3 c3 लिख सकते हैं। तो जब आप x के लिए लेंगे तो x वाला टर्म छूटेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसके रो में, और इसके कॉलम को छूटेगा। तो ये जब पूरा छूट जाएगा, बोलिए, ये पूरा छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या बनेगा, बचेगा क्या? इसके लिए बचेगा b2, बोलिए, b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b2 के साथ c3 आएगा, और माइनस c2 के साथ b3, तो वही देखिए लिखा हुआ है।
ठीक है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है यही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। लेकिन अभी ये आव्यूह नहीं है, आगे चलकर हम आव्यूह लिख कर, ओ सॉरी मैट्रिक्स लिख कर, ओ सॉरी 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 डिटर्मिनेंट लिख करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आप यहाँ से जो पीछे आपने पढ़ा कि x अपान B2C3 माइनस C2B3 और y अपान A2C3 माइनस A3C2 z अपान A2B3 माइनस B2A3, ठीक है ना। ये जो आपने पढ़ा इसका जो प्रतीक इस रूप में जो लिखा जाएगा, जैसे इस रूप में लिखना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ फिर से देखिए गलती हो गई, इसको आप ब्रैकेट नहीं, इसको आपको हटा देना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था सिर्फ, ठीक। आगे बढ़े, कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमने नोट के रूप में लिखा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, एकदम याद हो जाएगा। अभी ऐसा पढ़ाया जाएगा कि एक एक पॉइंट आपका अभी इसी वक्त एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बी केयरफुल रहिए। आइए नोट देखिए, केवल वर्ग आव्यूह को ही सारणिक के ही सारणिक होते हैं। मतलब आप एक चीज और जान लीजिए कि जो सारणिक होता है वो किसके लिख सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका सारणिक बनाया जा सकता है या लिखा जा सकता है, ठीक। किसी आव्यूह ए के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम मैग्नीट्यूड परिमाण कहते आए हैं जब हम वेक्टर क्लास 11th में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, किसी आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट ए को ए का सारणिक कहा जाता है, मतलब इसको ए का सारणिक कहा जाता है। इस ये जो है आव्यूह ए है, तो उसको इस रूप में अगर लिख दिया जाए तो माना क्या जाएगा कि ए का, इस ए का सारणिक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। प्रत्येक सारणिक में पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि भाई अभी आपने तुरंत कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब रो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। एन क्रम का अगर सारणिक है तो उसमें अवयव अगर आपसे पूछे जाएं कि उसमें कितने अवयव बनेंगे, तो कह दीजिए कि एन स्क्वायर, कितने बोल दीजिए, एन स्क्वायर अवयव बनेंगे, ठीक। अगर आपसे पद पूछा जाए कि कितना पद बनेगा, तो फैक्टोरियल एन बनेंगे, मतलब जितना उसमें क्रम होगा, उसका जो क्रम है उस क्रम, जैसे 3x3 4x4 5x5 जो भी हो, तो एन स्क्वायर, मतलब अगर आपका 4x4 का मान लीजिए मैट्रिक्स है तो एन इक्वल टू 4 है, कोटि यही तो होगा उस सारणिक का। तो सारणिक की कोटि जो है जब 4 है तो उसमें कितने अवयव बनेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16 अवयव बनेंगे, ठीक। अब पदों की संख्या देख लीजिए, पदों की संख्या फैक्टोरियल एन बनेंगे। फैक्टोरियल मतलब आप समझ रहे हैं कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल से घटते हुए हम 1 तक चले आते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं फैक्ट, जैसे मान लो यहाँ 4 है तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहाँ 5 होता मान लो फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जो भी नंबर दिया होगा उसके फैक्टोरियल का मान घटते हुए मल्टीपल में घटते हुए 1 तक आ जाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक। और ये जो सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे है, पाई बनाओ नीचे बिंदी लगा दो, ये क्या हो गया, फैक्टोरियल, राइट। आइए सारणिक का एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे इस पर डिस्कशन करते हैं। अब देखिए प्रथम कोटि का मान लीजिए एक सारणिक दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, सारणिक ए जो होता है, कोई ए है और उसका जो सारणिक हम लिखते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। इसको हम एक और डेल्टा के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रथम कोटि का होता है। अच्छा प्रथम कोटि का मतलब आप समझे कि नहीं समझे, प्रथम कोटि का मतलब 1x1 का मैट्रिक्स है, तो 1x1 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट ए होता है, मतलब एक ही सिंबल है, समझ में आ गया। चाहे उसको आप ए बोल दो या ए आई आई बोल दो या ए जे जे बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो, लेकिन वो एक ही एलिमेंट होंगे, राइट। द्वितीय कोटि मतलब देखिए इधर कोटि द्वितीय होने का मतलब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दो दो है, तो जब 2 रो और 2 कॉलम है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, A1 B1 नीचे A2 B2, ठीक। बार बार मिस्टेक हो रही है, ये चीज नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे, इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे, सीधी लाइन सिर्फ बनेगी, इसके डिटर्मिनेशन के लिए सीधी लाइन हम बनाते हैं और वही इसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। आइए तृतीय कोटि का बात करें। अब देखिए जैसे एक चीज और सुन लीजिए, जो अभी 2x2 का आपने मैट्रिक्स दिखा द्वितीय कोटि जिसे आपने कहा, उसका एक्सपेंशन देख लीजिए। एक्सपेंशन पहले देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस पर चलिए देखिए। इसका जो एक्सपेंशन होता है इधर देखिए A1 B2, ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो सिस्टम है वो ये होता है,
ये होता है और उसके बाद ये होता है, लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो a1 b2 माइनस b1 a2, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक। इसका एक्सपेंशन ऐसा होता है, राइट। आगे बढ़िए, अभी समझ में सब आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2। अभी जब आप 3x3 का देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करें हम। तो यहाँ भी देखिए माइन्यूट मिस्टेक यहाँ भी है, ये देखिए, ये इसी को हम, इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए a एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब देखिए इधर ए को लेंगे, ए लेंगे मतलब कि A11 लेंगे, पहला कॉलम पहली पंक्ति। आपको एक चीज बता दें, जिस पंक्ति और जिस कॉलम को आप लेंगे वो पंक्ति और वो कॉलम छूट जाएगा, वो पंक्ति और वो कॉलम छूट जाएगा। इसका मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ, रो ये और ये कॉलम छूटेगा, तो बचा क्या, B2 C2 B3 C3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, B2 C3 माइनस C2 B3 मतलब जब आप A1 लेंगे तो B2 C3 माइनस C2 B3 हो जाएगा। जब आप B लेंगे, और एक चीज बता दूं मैं कि जब आप इसको, हम कोड क्या मानते हैं, मतलब सिस्टम मानते हैं, I J और K मानते हैं, यही तो है। तो जो I J K मानते हैं, जब हम I लेते हैं तो A11 छूटता है। तो जब A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम छूटेगा, तो जब पहला रो पहला कॉलम छूट जाएगा तो जो मैट्रिक्स बचेगा, जो सारणिक बचेगा वो ये तो बचेगा, तो इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B2 C3 माइनस C2 B3। जब J लेंगे तो J अगर आप पॉजिटिव लिखोगे तो प्लस लिखने के लिए तब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलना मतलब पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया है फिर इसको किया है, तब आपको इसको करो माइनस इसको करो, लेकिन हमको लगता है हम इसको माइनस लगा दें तो वो क्रम उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो जब माइनस जे लिखेंगे, जे वाला पोर्शन मतलब B1, तो B1 माइनस में लिखेंगे तो B छूट जाएगा, पहला कॉलम ये और पहला रो और ये कॉलम छूट जाएगा। तो A2C3 क्या बचेगा, A2C3 माइनस C2A3, A2C3 माइनस C2A3। बोलिए समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, जब आप I लेंगे A1 तो ये पूरा छूटेगा और ये भी पूरा छूट जाएगा, तो बचा क्या, इतने सिर्फ 4 तत्व बचे, तो इन चारों तत्वों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B2C3 माइनस C2B3 B2C3 माइनस C2B3। जब आप J लेंगे तो अगर आप प्लस लेंगे तब तो जैसा आपने मल्टीप्लाई किया ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप J को सॉरी माइनस लेंगे जब, तब तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप इसको प्लस लेंगे तो क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा, पहले C2A3 माइनस A2C3 होगा। तो हमने माइनस ले लिया पहले से J के लिए, और आप दिमाग में हमेशा रखिए कि J को माइनस ही ले लीजिए जिससे आसानी से मैनेज हो जाए। तो जब ये रो ये कॉलम छूटेगा तो ये हो जाएगा A2C3 माइनस C2A3। बोलिए ठीक है ना, A2C3 माइनस C2A3। प्लस के लेंगे तो ये रो और ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो बचेगा A2B3 माइनस B2A3, A2B3 माइनस B2A3। बोलिए ठीक है ना। और अगर चलिए अच्छा, इसको हम एक्सपेंशन फॉर्म में लिख के दिखाते हैं कि कैसे होगा। जब आपने ध्यान से देखिए, जब आपने A1 लिया तो जो मैट्रिक्स बचा वो यही तो बचा, देखिए इधर क्या बचा है, यहाँ B2 C2 B3 C3, देखिए B2 C2 B3 C3 माइनस जब B1 लिया आपने, B1 लिया तो क्या बचेगा, A1 C2 A1 सॉरी A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3। जब आप C1 लेंगे तो ये छूटेगा पूरा, तो ये बचेगा A2 B2 A3 A3 B3 A2 B2 A3 B3। बोलिए ठीक है ना। इस तरीके से एक्सपेंशन होगा, ठीक। अब आगे देखिए, एक नोट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप समझने की कोशिश करें। जैसे 3x3 है, अगर आप चाहें, जैसे और एक चीज बता दें कि ये जो आप 3x3 का मैट्रिक्स देख रहे हैं या तृतीय कोटि का जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, आपने अभी A1 B1 C1 लिया है, अगर आप चाहें तो A2 B2 C2 ले सकते हैं, A3 B3 C3 ले सकते हैं, या इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी रो किसी कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब जो तृतीय कोटि का सारणिक है या कोई भी द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी कोटि का सारणिक हो, उसमें क्या एक्सपेंशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के रूप में एक्सपेंशन हो सकता है अनुसार, है ना, विस्तार किया जा सकता है। लेकिन बस चिन्हों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो उन्हीं चिन्हों का निर्धारण हम यहां से करते हैं। देखिए एक नोट लिखा हुआ है, उसको देखिए,
तृतीय कोटि के सारणिक किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार विस्तार किया जा सकता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो तृतीय कोटि है उसको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होगा? अगर आप इसके रिस्पेक्ट में करेंगे A1 B1 C1 के रिस्पेक्ट में तो प्लस माइनस प्लस होगा। अगर आप A2 B2 C2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा। अगर आप A3 B3 C3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्सपेंशन तो प्लस माइनस प्लस होगा, जैसा कि ऊपर वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चतुर्थ कोटि के लिए मान लीजिए सेम ऐसा ही है। चतुर्थ कोटि का एक्सपेंशन अगर मान लीजिए आप करना चाहें तो चतुर्थ कोटि के एक्सपेंशन में भी ठीक यही क्रम बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप एक याद करेंगे तो दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आव्यूहों का तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, पंचम कोटि का एक्सपेंशन है। आगे बढ़िए बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के गुणधर्म, किस गुणधर्म, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस बेस पर एक्सपेंशन होता है, इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट को, पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज खत्म करेंगे। कल हम सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.1। तो यदि किसी सारणिक, पहला एक्सपेंशन वो देखिए प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों एवं स्तंभों में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या? पंक्ति कह रहा है सारणिक में पंक्तियों या स्तंभों में परिवर्तन कर दें। जैसे एग्जाम्पल करके दिखाता हूं मैं। जैसे ये देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर आप इसको बदल दें, मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा कर दें तो सारणिक के मान में, इसका जो सारणिक का मान निकालेंगे उस मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों एवं स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि किसी सारणिक के दो पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। अब जो अगर पंक्तियों और स्तंभों, दो पंक्ति और स्तंभ में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है और इसको बदल दिया जाए, मतलब इस, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर रो 1 रो 3 की जगह पर और रो 3 रो 1 की जगह पर, मतलब R1 2 3 R1 R3 के साथ रिप्लेस हो जाए और R3 R1 के साथ रिप्लेस हो जाए, तो ये हो जाएगा, तब ये ऊपर चला जाएगा भाई। A1 B1 C1 नीचे आएगा, A3 B3 C3 ऊपर जाएगा, तो A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1। तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए +4 आ रहा था एग्जाम्पल के तौर पर, अगर +4 इसका आंसर आ रहा था तो क्या आएगा, -4। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। राइट, आइए तीसरा प्रॉपर्टी देखें। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो, मतलब समान हो, एकदम सर्वसम मतलब सब कुछ समान हो, सारे अवयव समान हो, किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो उसका परिणाम क्या आता है, शून्य। उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसका जो मान सारणिक का आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। राइट, आगे देखिए, दिखाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2, देखिए इधर दूसरा रो और तीसरा रो दोनों बराबर है, मान एकदम एग्जैक्ट बराबर है, सर्वसम है, तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर इसमें कोई मान जैसे चेंज होता, मान लीजिए ये C3 हो जाता, तब ये शून्य नहीं होता, सर्वसम नहीं रह जाता ना, तो जब तक सर्वसम नहीं होगा तब तक वो शून्य नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, कोई सारणिक है और उसके किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव, मतलब जो पंक्ति लिया जाए उसका पूरा अवयव, जो स्तंभ लिया जाए उसका पूरा अवयव। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि मान लीजिए सारणिक में सब में गुणा किया जाए, नहीं नहीं, किसी एक में, मान लीजिए पहले R1 में मल्टीप्लाई किया जाए तो सब में R1 में के से मल्टीप्लाई किया जाए, या मान लीजिए C1 में मल्टीप्लाई किया जाए तो C1 में सब में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है ना, तो यदि किसी सारणिक के की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर के से गुणा करने पर जो मान मिलता है वो जो पहली सारणिक मूल सारणिक होती है उसके मान का k गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका जो मान आता है, मान लो 4 आया था तो 4 इंटू k हो जाएगा या k इंटू 4 हो जाएगा। राइट, पांचवी प्रॉपर्टी, यदि सारणिक की
किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है। फिर से सुनिए, यदि किसी सारणिक के, वो कोई सारणिक है और उसका जो प्रत्येक स्तंभ है या पंक्ति है, उसका प्रत्येक अवयव, सभी अवयव क्या है, दो या दो से अधिक पदों का योग है, तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई सारणिक है और उसमें लिखा हो A1 प्लस A2, फिर B1 प्लस B2 प्लस C1 प्लस C2, ऐसे A3 प्लस A3 प्लस A4, B3 प्लस B4 C3, हाँ, तो B3 प्लस B4 C3 प्लस T4, नीचे ऐसे ही लिखा हो, तो इसको आप दो सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगला जो होगा C3, A4 B4 C4, A5 B5 C5, A6 B6 C6, इस रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस करके। फिर छठवां देखिए, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव में किसी अचर से गुणा कर दिया जाए। अब क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव से किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, तो किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, मतलब उसमें गुणा किया जाए और गुणा करने के बाद किसी अन्य में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो सारणिक के मान अपरिवर्तित रहते हैं। तो सारणिक में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ऑपरेशन देखिए, आर आई टेंडिंग टू आर आई प्लस के आर जे, मतलब आर जे में के से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो क्या होगा, या सी आई प्लस सी आई के सी जे हो, तो कोई परिवर्तन उसके मान में नहीं आएगा। उसका सारणिक का जो वैल्यू आंसर निकालने में जो आएगा वो वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी देखिए, बस ये इसके बाद 8 मतलब 8 ही प्रॉपर्टी है इसमें, बेसिक मेन प्रॉपर्टीज 8 ही है, ठीक। यदि किसी सारणिक, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। फिर से सुनिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का अवयव शून्य हो, मतलब कोई सारणिक है और उसके सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस सारणिक का मान क्या आता है, शून्य। मतलब एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई भी, चाहे पंक्ति का पूरा वैल्यू शून्य हो जाए, चाहे किसी एक स्तंभ का पूरा वैल्यू शून्य हो जाए, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, ठीक। दूसरा देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी आपकी देखिए, यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणिक के अवयव चर x में बहुपद है, मतलब x उसमें है, निहित है का मतलब क्या है उसमें, और x जो उसका जो अवयव है चर में है, और वो चर क्या है, बहुपद में है। बहुपद मतलब कई टर्म है उसमें, बहुपद तो उसी को कहते हैं, बहुपद आपने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था, ठीक, तो बहुपद में है। और x इक्वल टू a रखने पर, मतलब x का मान कोई एक रखने पर, जो बहुपद है x में, तो उस x की जगह पर कुछ रख दिया जाए, a रख दिया जाए, b, तो a रखा जाए, रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाता है, और x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। मतलब x का मान a रख दिया जाए तो उस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा, और अगर x माइनस a लिख दें तो वो क्या होगा, गुणनखंड बनेगा, उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया पहले एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का। हाँ, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, समझ में सब आएगा। बहुत ब्रीफ डिफिनेशन किया जा रहा है, बहुत ब्रीफ, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, अगर आप चाहें तो एकदम आनंद उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको ये फायदा जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि आप इंजॉय ले रहे होंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।